So hello everyone, and this is your physics tutor Sarat Chandra, and in this video we are going to discuss the physics paper of the NEET 2020. Okay, so let's begin our discussion with our very first problem, that is problem number 136. Okay, so the problem is for which one of the following Bohr model is not valid. Okay, so as we know, the Bohr model is valid only for hydrogen-like species, right? Basically, Bohr model is only valid for hydrogen-like species. That means the species containing only one electron in its outermost orbit, right? So तो मैं सिंपल बताऊँ तो जिस भी सेल के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर आप सिंपली बोर मॉडल आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं जो अपना ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोजन एटम, इस पर आपका बोर मॉडल वैलिड होगा क्योंकि इसका ऑटोमोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेकंड इज सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम, जब हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो भी इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, सो आप इस पर भी बोर मॉडल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन इज ड्यूटेरियम एटम, इस पर भी आप बोर मॉडल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिंगली आयोनाइज नियोन एटम, तो नियोन एटम सिंगली आयोनाइज नियोन एटम। ओके, तो इसका ऑटोमोस्ट सेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, सो आप बेसिकली इस पे बोर मॉडल आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो आवर आंसर इज दिस वन, इस पे आप बोर मॉडल अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। सो इसमें अपने से पूछा गया कि ऑन विच बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। ओके, सो बोर मॉडल इज नॉट वैलिड ऑन विच वन, सिंगली आयोनाइज नियोन एटम। Okay, now come to the next problem. The next problem is the ratio of contribution made by electric field and magnetic field component to the intensity of an electromagnetic wave. Okay, so basically first thing is what is electromagnetic wave? Electromagnetic wave is a basically combination of electric field and magnetic field. Basically it is produced due to a combination of electric field and magnetic field, right? ओके, एंड अपने से पूछा गया कि इन दोनों फील्ड का रेशियो बताना है, इंटेंसिटी का रेशियो बताना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या रेशियो आता है, दोनों का क्या कंडीशन होता है। ठीक है, अच्छा, सो एज वी ऑल्सो नो कि इंटेंसिटी क्या होता है, पहले पहले अपन ये जान लेते हैं क्योंकि अपने से इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, उसके लिए अपने को पहले पता होना चाहिए व्हाट इज इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, सो वी ऑल्सो राइट लाइक इंटेंसिटी एज एनर्जी यू अपॉन एरिया इनटू टाइम, राइट। अच्छा, अपन जब दोनों फील्ड का इंटेंसिटी का रेशियो निकालते हैं तो क्या अपन पर यूनिट एरिया और टाइम को तो दोनों का जब रेशियो लेंगे तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो हमें जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर। ओके, इन दोनों का जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अच्छा, ओके, अच्छा, अपन एक और चीज़ जानते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी होता है। क्लियर, अच्छा, एंड वी ऑल्सो नो दैट सी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अपन फर्स्ट इक्वेशन को जब हम लोग देखेंगे एक बार, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। सो इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट कैन यू राइट वन अपॉन सी स्क्वायर फ्रॉम हियर। Okay, and in place of E naught by B square, in place of E square by B square, can you write C square? Just because the ratio of electric field magnetic field is C. Okay, so यहाँ पर अपने की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1. ओके, सो दोनों फील्ड का कंडीशन क्या होता है आपका, 1:1 होता है। ठीक है, सो तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, अपने को स्टेटमेंट आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो याद रख सकते हो, एग्जाम के लिए आप काम आ सकता है कि वी कैन ऑल्सो से दैट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाफ ऑफ इंटेंसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर हाफ बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द ब्रिस्टोस एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस वुड बी। ओके, तो हम लोग पोलराइजेशन में पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट। सो इसमें क्या होता है कि आपका बोला जाता है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट आ रही है, ओके, और जब वो यहाँ से निकलती है ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुई एंड ये आपका ट्रांसमिटेड हुई, राइट। सो रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट में आपका जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, ये सब जानते होगे। और ये जो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बनाती है उसको हम बोलते हैं ब्रिस्टोस एंगल, आई बी। जो यहाँ पे गिवन है आई बी, जो अपने यहाँ पे लेना है आई बी लेना, हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ते हैं आई पी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रिस्टोस एंगल। सो यहाँ पे आई पी आपको गिवन है आई बी के इक्वल दिया हुआ। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाट इज ब्रिस्टोस लॉ। तो ब्रिस्टोस लॉ आपका बोलता है, अब ब्रिस्टोस लॉ इज बेसिकली म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी, टेन आई बी। ओके, and what is mu? Mu is basically relative refractive index, that is refractive index of dense medium by refractive index of red medium। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 10 IB। अच्छा, अच्छा, सो जब अपन लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड मीडियम आपका तो ग्रेटर देन 1 ही होगा। ओके, सो 10 IB क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 1। तो जब यहाँ से आप IB वैल्यू निकालोगे तभी आपको क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1। सो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा IB ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके, अच्छा,
अपन ये भी जानते हैं कि म्यू टी बाई मी आर, क्योंकि जो वैल्यू थी वो लेस देन इन्फिनिटी हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालोगे tan आई वैल्यू, तो tan आई क्या आ जाए आपकी लेस देन इन्फिनिटी। सो बेसिकली यहाँ से आई बी इज tan इनवर्स इज आई बी इज लेस देन tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपकी आई वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस देन 90 डिग्री। तो आप जब इन दोनों कंबाइन कर दोगे तो आपका आई का क्या आ जाएगा, आई इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 45 डिग्री। ओके, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, दिस इज इन ऑप्शन थर्ड। ओके, आंसर इज थर्ड, दैट इज आई वी इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो अपने को ब्रेसलेस लॉ पता होना चाहिए, दैट इज ब्रेसलेस लॉ इज म्यू इक्वल टू 10 आई बी, 10 आई पी, ठीक है। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बोला जा रहा है कि अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, and we also then we need to find the density. Okay, acha, we have pressure known, we know the pressure, that is 249 kilo pascal, and we also know temperature, that is 27 degrees Celsius. 27 degrees Celsius equal to 300 Kelvin. Okay, and now we need to find the density. Okay, we know the this one, like Pm is equal to rho RT. If anyone don't know this, then I'm just grab this question from the ideal gas equation. PV equal to nRT is ideal gas equation. Okay, in place of mole and can write the given mass by molar mass. Okay, अब आप क्या करो, V को नीचे लेके जाओ और इस मोलर मास को आप यहाँ लेफ्ट साइड लेके आओ, तो क्या आ जाएगा, PM इक्वल टू MVRT. ओके, मास अपॉन V इज व्हाट, डेंसिटी. सो कैन राइट PM इक्वल टू रो RT. ओके, अब देखो PM इक्वल टू रो RT, आप सोचा क्या क्या है रो, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज रो, व्हाट इज डेंसिटी. Okay, so density is PM upon RT. Simply आप P की वैल्यू पुट करो 249 to 10 power 3, just because pressure is given at 249 किलो पास्कल, and so अपने यहाँ से 10 to power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Okay, and R is and sorry P M is अच्छा, it is a container of hydrogen gas, so the mass of hydrogen is 2 gram, so 2 into 10 minus 3 in kg, एंड आर इज 8.3. अपने को प्रॉब्लम बोला गया कि 8.3 आपको कंसिडर करना है, इंटू टी इज 300. सो जब आप इसको कैलकुलेट करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रो एज 0.198. ओके, सो रो इज 0.2 kg per meter cube, इट्स आंसर. ओके, सो रो इज बेसिकली 0.02, 0.2, 0.02, it's 0.2. Okay, now come to the next problem, that is 140. This is a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emergence normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to. Okay, इसमें बोला जा रहा है अपने को कि एक प्रिज्म पे एक लाइट इंसिडेंट होती है. ओके, एंड अपॉन जब दूसरे सरफेस को निकाले तो वहाँ से आपको वो लेटर क्या करती है, इमर्जेस नॉर्मली. ओके, तो जैसे ही आपका लेटर यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो इफ यू ड्रॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यू कैन कंसीडर दिस एंगल एज R1, और यहाँ से बोले कि आपका लेटर आपका नॉर्मली इंसिडेंट यहाँ से इमर्ज करती है. सो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा आपका 0. ठीक है, जब एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका 0 हो जाएगा तो R2 कितना हो जाएगा 0 यहाँ, और यहाँ जस्ट बिकॉज की लेटर इमर्ज नॉर्मली, सो R2 इज 0. ओके, एंड एज वी नो R1 प्लस R2 इज A, prism angle, right? So, and since R2 is 0, so R1 is equal to prism angle. So in place of R1 we can use the angle A जो आपका प्रॉब्लम में गिवन है. ठीक है, अच्छा, अब सिंपली करना है क्या, अपने को निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट. अब देखो ये जो फर्स्ट सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस आपको इस सरफेस पे सिनेस लॉ अप्लाई करना है, सिंपल. ठीक है, सिनेस लॉ क्या होता है, एन सन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग क्या अप्लाई करेंगे. आई 1, क्योंकि बाहर जब आपका एयर है तो 1 इंटू साइन आई, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1. ओके, ठीक है, तो साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए, सिंपल. साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए, जस्ट बिकॉज R1 की वैल्यू आपको कितना लेना है, R1 इज इक्वल टू ए लेना है. ओके, अच्छा, आप लोग यहाँ बोला जा रहा है कि लाइक प्रॉब्लम में गिवन है, देखो फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म, इफ स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन, दैट मीन्स साइन थीटा को आप क्या कर सकते हो, थीटा मान के आप आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, सो साइन थीटा को जब थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू म्यू इंटू ए. सो आई इक्वल टू म्यू इंटू ए इज आउट फाइनल आंसर. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज म्यू टाइम्स ए. ओके, और ये किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में. सो थर्ड ऑप्शन इज म्यू टाइम्स ए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Two cylinder A and B of equal capacity are connected to each other by a stopcock. A contain ideal gas at a standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is. अच्छा, अपने को बोला जा रहा है कि दो अपने पास सिलेंडर है A एंड B. ठीक है, एक में गैस प्लेस्ड है, दूसरा आपका वैक्यूम है. ठीक है, इन दोनों सिलेंडर को कनेक्ट किया गया है एक थ्रू अ स्टॉपकॉक, राइट. ठीक है, अब बोला जा रहा है कि द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड. द एंटायर सिस्टम इज thermally insulated and the stopcock is suddenly opened.
ठीक है। तो जैसे ही बोला जाएगा कि सडनली थर्मली इंसुलेटेड, तो थर्मली इंसुलेटेड जैसे ही होगा तो क्या होगा, आपका डी क्या हो जाएगा 0, एंड कॉग सडनली ओपन बोला जा रहा है। तो जब कोई प्रोसेस कुछ सडन होता है ना, तो उसमें वो प्रोसेस आपको, उस केस में आपका कोई हीट सप्लाई नहीं होता है, प्रेशर वगैरह वॉल्यूम वगैरह चेंज होगा नो डाउट, पर उसका जो हीट सप्लाई होगा आपका वो नहीं होता है। ठीक है, हीट सप्लाई क्या हो जाएगा 0। सो जब तो आपका दोनों केस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका हीट सप्लाई किसी केस में नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज थर्मल इज ऑल्सो थर्मली इंसुलेटेड, सो नो नेट हीट सप्लाई एंड योर कॉक इज सडनली ओपन। ओके, सो द प्रोसेस इज हीट सप्लाई किस केस में नहीं होता है, एडियाबैटिक केस में नहीं होता है। सो द आंसर इज adiabatic. Adiabatic is in second part, second option. Okay, now moving to the next problem. The energy equivalent of 0.5 gram of a substance is simple from the mass energy equation, that is delta E is equal to mc squared. Mass given है 0.5 gram into 10 power 3 minus in kg, and c 3 into 10 power 8 squared. c is the speed of light. Okay, c की वैल्यू क्या होती है, c की होती है ना 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो जब उसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द मास इन द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन एज 4.5 into 10 power 13 जूल। सिंपल प्रॉब्लम था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A body weighs 72 Newton on the surface of the earth, what the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the earth. Okay, ठीक है। तो एज वी नो ना, हम लोग जानते हैं कि लाइक अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे तो भी आपको ग्रेविटी आगे चेंज होती है, अपर सरफेस के नीचे जाओगे तो भी आपको ग्रेविटी वैरी होता है। ठीक है, अब जब अर्थ के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर ग्रेविटी वैल्यू क्या होती है, आप मान के चलते कि सरफेस आप एच हाइट पे आप गए, तो उस केस में ग्रेविटी वैल्यू आपकी होती है सिंपली जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस वन, राइट। ओके, सो इसमें सिंपली आप एच की पुट कर दो r/2, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आप अर्थ सरफेस से r/2 हाइट पे आपको कितना फोर्स अपने आपको बॉडी को फील होगा। ठीक है, अर्थ सर्विस से बोला जा रहा है कि बॉडी विल फील 72 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो बताना है अपने को कि अर्थ से r/2 हाइट पे ऊपर आपकी बॉडी का कितना आपको वेट फील होगा। ठीक है, अपने को सिंपल वो निकालना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले अपन निकाल लेते हैं कि अर्थ के r/2 हाइट के बाद आपका ग्रेविटेशन फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो जो आपका ग्रेविटेशन फील्ड आएगा दैट इंटू m इज बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बॉडी, basically your body at height r/2 experience the net gravitational force, that is m into g at that height, right? सो अपने उसके लिए अपने ऊपर निकालना पड़ेगा लाइक कि एच हाइट पे, अर्थ के सरफेस के एच हाइट पे, दैट मींस r/2 हाइट पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना एक्ट कर रहा है, राइट। सो वो आपकी कितनी हो जाएगी, पुटिंग h इक्वल r/2 इन दिस इक्वेशन यू विल गेट सिंपली 4g/9। ओके, ये जी एच क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h इक्वल टू r/2, इसको थोड़ा निकालेंगे। ठीक है, एट हाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो जी एच अपना आ गया 4g/9। सो ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बॉडी एट हाइट m इज, सो ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बॉडी एट हाइट m इज m इंटू जी एच। ठीक है, m जी एच कितना है 4g/9 पुट करोगे सिंपली तो कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। सो नेट आंसर, सो द आंसर इज 32 न्यूटन। मतलब अर्थ की सरफेस जो बॉडी का वेट आपको अर्थ सरफेस 72 न्यूटन फील हो रहा है, वही आप r/2 हाइट ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से तो आपको उसी बॉडी का वेट कितना फील होगा 32 न्यूटन। क्लियर, ओके। Now come to the next problem. The solid which have the negative temperature coefficient of resistance are, okay, ठीक है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ जो होता है आपका इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर का होता है। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे आपका रेजिस्टेंस घटेगा टेम्परेचर के साथ, मतलब रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके पार्टिकल का, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो लेके देख लो, the negative temperature coefficient of the resistance is only present in the insulator or the semiconductor or in the semiconductor. Clear, मतलब resistance decreases with increasing temperature, so its correct answer is insulator and semiconductor. Okay, now moving to the next problem. The phase difference between displacement and acceleration of particle in a simple harmonic motion is, okay, so as we know we can write the displacement as x equal to a sin omega t। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को v मिलेगा, दैट इज dx by dt, दैट इज ओमेगा इंटू cos ओमेगा टी। ओके, एंड नाउ a इज d2x by dt स्क्वायर। अब जिसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा अपने को माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा टी। हम यहाँ पे इस अपना साइन एक बाहर की तरफ अपना एक माइनस साइन है, दिस वन, ये अपना एक साइन बाहर की तरफ माइनस है। तो आप इस साइन को अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे पाई टर्म आ जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर है साइन पाई प्लस ओमेगा टी। तो आप देखिए एक चीज देखो, आपके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और आपका एक्सेलरेशन क्या है ओमेगा स्क्वायर है साइन पाई प्लस ओमेगा टी। इन दोनों कितना फेज आ गया, दिस वन पाई। Okay, so in SHM the phase difference between displacement and acceleration of the particle is pi radian. Okay, so this one our answer is first part. Now moving on to the next problem, 146. Problem is a screw gauge has least count 0.01 millimeter and there are 50 divisions on its circular scale.
the pitch of the screw gauge. Okay, so as we know from the formula, simple, that is list count is pitch by number of division on circular scale. ठीक है, pitch by number of division on circular scale. So pitch is equal to list count to number of division on circular scale. So pitch is equal to list count to number of division on circular scale. List count given as 0.01 and number of division on circular scale given as 50. So pitch is 0.5 mm. Answer is third. Okay, now move on to the next problem. This is ये एक अच्छा प्रॉब्लम कह सकते हो. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स. बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज. ओके, सो अपने गिवन है कि बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मिलता है 6 हर्ट्ज का. बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसी इज बीट. ओके, सो एफ ए माइनस एफ बी इज गिवन एज 6 हर्ट्ज. अच्छा, when tension in B slightly decreases, the bit frequency increases to 7 hertz. If the frequency of A is 530 hertz, then the original frequency of B will be. Okay, अपने को यहाँ बोला जा रहा है कि we have one string as this one and second string as this one. अपने को पता है कि इस string का first string का जो frequency है वो given है 530 hertz. ठीक है, and we also know that the bit frequency is 6 hertz. That means F minus FB is 6. तो जब इसका अपने को पता है कि bit frequency 6 है, that means आपका इसका frequency या तो 536 हो सकता है या तो 524 होगा. क्लियर, जस्ट बिकॉज बिट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, राइट. ओके, अब देखिए अपने को चेक करना है कि कौन सा होगा, 536 होगा या 524 होगा. ठीक है, अच्छा तो एक बात देखते हैं हम लोग. अपने ये भी बोला जा रहा है कि व्हेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली डिक्रीजेस, ठीक है, देन द बिट फ्रीक्वेंसी इनटू 7 हर्ट्ज. अच्छा, वन चीज अब एक बात बताओ, टेंशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √2 के. तो जैसे ही आप टेंशन को डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ बोला जा रहा है कि जब टेंशन डिक्रीज करे हो तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है 7 से, इंक्रीज टू 7, राइट. अच्छा, अब देखो ये तो फिक्स है. अब जब ये इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब सीधी सी बात है कि टेंशन कमने से आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, अब ये डिक्रीज हो रही है और ये आपका इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी. सो 530 माइनस एफ बी, राइट, इज इक्वल टू 6. सो एफ बी इज 536. सिंपल मैं बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पर क्या देखो, फ्रीक्वेंसी का जो होता है टेंशन के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t होता है, राइट. तो जैसे कोई टेंशन घटेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी. ठीक है, तो उससे आपका 536 नहीं होकर 524 होने वाली है. ठीक है, सो आंसर इज 524. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two end of a rigid rod of length 1 meter with an irregular mass. Simply आपको बताना प्रॉब्लम गिवन है कि आप 2 पार्टिकल 5 kg एंड 10 kg जो कि आपका 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, आपको निकालना है फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 5 kg एंड. ओके, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, अपन क्या करते हैं कि ये 5 kg का मास प्लेस है यहाँ पे, दिस इज 10 kg ऑफ मास. निकालना है अपने को इस एक्सिस से कि एक्सियम कितना होगा, राइट. हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं एंड वाई एक्सिस का ड्रॉ करते हैं कि एक किसी एक पॉइंट ऑरिजिन मान के जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है. ठीक है, अब सिंपली आप इसे अप्लाई करो, x इक्वल टू m1 x1, एक्सियम इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपन m1 प्लस m2 निकालना तो ycm, तो क्या करते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 अपन m1 प्लस m2. क्लियर. अच्छा, तो m1 इंटू x1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा क्योंकि 5 kg मास ऑरिजिन पे ही है जो हमने जूम करा है, जहाँ तक निकालना है एक्सियम निकालना है. ठीक है, 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 10. ओके, सो दिस इज 10 by 15, that is 0.67. XCM is 67 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. अच्छा, इसको करने का अपने पास एक ट्रिक भी है. ऐसा प्रॉब्लम जब कभी भी है, अब उनको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है. आप जो इतना कुछ जो हम लोग कैलकुलेट किया यहाँ पे ये सब आपको इसे करने का वहाँ पे जरूरत नहीं है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस गिवन है 2 मास m1 एंड m2. ओके, अपने से जब ये लोग बोलेगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस एंड विच लाइक फ्रॉम m1 और m2, जब उनसे बोलेगा m1 के निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आपको मुझे बोलेगा m1 किसी निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, सामने वाले मास m2 जिसके मतलब जहाँ से बोलेगा निकालने के लिए फ्रॉम जिस मास से बोलेगा सामने वाला मास अपन टोटल मास इंटू डिसमिट्यूट सिंपली करते हैं हम लोग. यहाँ से बोला जा रहा है m1 के थ्रू निकालने के लिए बोल रहा है, m1 से निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सामने वाला मास m2 अपॉन टोटल मास m प्लस m2 इंटू d. और जब अपने को बोलेगा निकालने के लिए जब अपने को बोलेगा निकालने के लिए फ्रॉम m2 हम क्या करेंगे, सामने वाला मास दैट इज m1. लाइक जब अपने को बोलेगा m2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, m1 सामने वाला मास अपन टोटल मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. जब अपने को बोलेगा फ्रॉम निकालने के लिए m1 निकालो तो सामने का मास कितना m2 है, दैट इज m2 अपॉन m1 प्लस m इंटू डी. ये अपने एक ट्रिक थोड़ा सा है जब अपने को आप माइंड में रख सकते हो, तीसरा का प्रॉब्लम वगैरह जनरली सॉल्व हो जाएगा इजिली. ठीक है, अच्छा नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज फाइंड द टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3j कैप न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल वाज पोजीशन वेक्टर इज 2k कैप. ओके, मतलब अपने गिवन है फोर्स गिवन है 3j कैप एंड पोजीशन वेक्टर गिवन है 2k कैप. निकाला कि अपने को टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है सिंपल बताओ, टॉर्क बेसिकली r क्रॉस f. ठीक है,
तो सिंपल निकाल दो, आर कितना है 2k कैप इंटू 3j कैप, तो 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, और k इंटू जे कितना हो जाएगा, देखो k इंटू जे आपको ये पता होगा कि ये जो एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज आई कैप जे कैप, के कैप हम लोग क्लॉकवाइज में लिखते हैं, और आई कैप इंटू जे कैप, जब क्लॉक को मूव करोगे सामने वाला मिलेगा, हम लोग उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे जो तीसरा मिलेगा, हम लोग उसके साथ सामने क्या करते हैं, माइनस अप्लाई करते हैं। ये एक अपना चौरासा एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के इंटू जे, क्या आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, के इंटू जे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्या मिल रहा है, आई मिला, तो हम लोग यहाँ क्या करा, माइनस आई कैप पुट कर दिया। सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। सो टॉर्क इज इक्वल टू -6 आई कैप न्यूटन मीटर। ओके, -6 आई कैप न्यूटन मीटर, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, इसका आप सिंपली बेसिक से भी जा सकते हो, पहले फोर्स लिख लो, दैट इज फोर्स गिवन है 3j कैप, दैट मीन 0 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। आर गिवन है आपका 2k कैप, दैट मीन 0 आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस आप निकालो, सिंपली आप ये जो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, सम कर लो, तो यहाँ से भी आपका देखना -6 आई कैप न्यूटन मीटर ये आ रहा है, ठीक है। सो आंसर इज -6 आई कैप न्यूटन मीटर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Light with an average flux of 20 watt per centimeter square fall on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is okay. यहाँ पे सिंपल सी पहले बात है, आपने से निकालना है कि आपको एनर्जी यहाँ पे कितना रिसीव हुआ सरफेस पे विद इन 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, तो हम जानते हैं एज वी ऑल्सो नो फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन कि इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, और पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, पावर होता है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, एनर्जी क्या मिलेगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। सो कैन वी गेट एनर्जी इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, ठीक है। वी हैव इंटेंसिटी 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर, एंड टाइम बोला जा रहा है विद इन स्पैन ऑफ 1 मिनट, दैट इज 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड। ओके, तो सिंपल यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, सो कितना 20 इंटू 60 दैट इज 24,000 जूल। तो क्या लिख सकते हैं 24,000 जूल, मतलब दैट मीन्स ई इज 24 इंटू 10⁻³ joule. Okay, so answer is third. Move on to the next problem. A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere? Okay, so ये अपना एक सिंपल एक हॉलो स्फीयर है, तो सॉरी ओके, तो सिंपली अपना एक स्फीयर है, अपने से बोला जा रहा है कि स्फीयर से आपके स्फीयर से सेंटर से 15 सेंटीमीटर आपको निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, इसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड चार्ज ऑन द स्फीयर कंट्रोल ऑफ हैविंग चार्ज, एंड चार्ज गिवन है जो कि आपके स्फीयर के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज उसकी वैल्यू गिवन है q, दैट इज 3.2 × 10⁻⁷। ओके, यू हैव गिवन q इज 3.2 × 10⁻⁷ कूलम, एंड योर पोर्शन r इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। निकालना है आपको इस पॉइंट पे व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है आउटर सरफेस पे, सिंपली KQ_R²। ओके, सो इज KQ_R², आप सिंपली यहाँ पे अप्लाई करो, k इज बेसिकली 1/4πε0, q इज 3.2 × 10⁻⁷, r² इज 15 × 10⁻², क्योंकि 15 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट यूनिट कन्वर्ट इट इन मीटर, सो 15 × 10⁻² का स्क्वायर। ओके, सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, जब उसको पुट करोगे सिंपली एंड ऑन कैलकुलेटिंग यू विल गेट 1.28 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम is your electric field. Okay, so 1.285 × 10⁻⁵ is in second option, so answer is second option. Okay, now come to the next problem. In a certain region of a space with volume 0.2 per meter cube, the electric potential is found to be 5 volt. Electric potential found to be 5 volt throughout, that is throughout, मतलब आपका क्या हो गया, पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ओके, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, सीधी सी बात है, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होती है, ठीक है। देख लो E = -v/dr, v क्या आपका कांस्टेंट है, तो -v के टर्म के जीरो हो जाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो इट इज जीरो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। अच्छा, ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है, अब देखते हैं सिंपल क्या होता है। देखो सबसे पहले जान लो कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में आपका कनेक्शन कैसा होता है, जब आपका फॉरवर्ड होता है तो जो पी साइड होता है आपको कनेक्टेड होता है नेगेटिव पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, द पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी। ओके, ये आपका फॉरवर्ड बायस का केसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका डिप्लेशन रीजन क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, राइट। सो योर डिप्लेशन रीजन विल श्रिंक। रिवर्स में क्या होता है कि पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्न ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्न ऑफ द बैटरी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे योर डिप्लेशन रीजन विल इंक्रीज, ठीक है। तो देखिए आपको प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन डिप्लेशन रीजन, ये लोग बात क्या अपने कर रहा है, इंक्रीज इन डिप्लेशन रीजन। तो ये किस केस में बायस में होता है आपका, रिवर्स बायस में होता है, राइट, रिवर्स बायस में होता है, सो इट इज रिवर्स बायस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू
200 volt 50 hertz AC supply. Okay, the RMS value of the current in the circuit is nearly. अच्छा, आपको निकालना क्या RMS वैल्यू. RMS वैल्यू क्या होती है, IRMS क्या होती है, करंट वैल्यू निकालना RMS वैल्यू. तो IRMS क्या होती है, VRMS अपॉन सॉरी IRMS क्या होती है, VRMS अपॉन इम्पीडेंस Z. ओके ओके, सो नाउ Z यहाँ पे क्या कैपेसिटर का केस है, तो Z क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन XC. ठीक है, XC इज 1 अपॉन ओमेगा C. IRMS इज VRMS अपॉन XC. XC इज 1 अपॉन ओमेगा C. 1 अपॉन ओमेगा एंड ओमेगा C की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्या होता है आपका, इक्वल ओमेगा इज 2πf. तो जब इसको पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2πf इंटू VRMS, मतलब IRMS इक्वल टू हो जाएगा ना, अब VRMS इंटू 2πf C. ये जब टर्म आपको ऊपर जाएगा तो ठीक है. तो अपन को गिवन है 2πf की गिवन था 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड C इज 40 माइक्रोफैराड. ओके, 40 माइक्रोफैराड इंटू VRMS इज गिवन है 200 वोल्ट. सिंपली इसको कैलकुलेट करोगे तो IRMS इज 2.511 एम्पियर. सिंपल IRMS इज VRMS अपॉन Z था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था. ठीक है, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.51, दैट इज ऑप्शन 2.5, that is third. Okay, now moving on to the next problem. The mean free path for a gas with a molecular diameter D and number density n can be expressed as. ये सिंपली आपका फॉर्मूला सी है. द मीन फ्री पाथ हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जो देते हैं लाइक लेमडा इज 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर. यहाँ पे आपका डी क्या है, डी इज बेसिकली डायमीटर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एंड इज मॉलिकुलर डेंसिटी. ओके, सो ये सिंपली फॉर्मूला से था आपका, √π एन डी स्क्वायर, √π एन डी स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन. नाउ कम नेक्स्ट प्रॉब्लम. फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बेस इमीटर. अच्छा, अब देखो ट्रांजिस्टर में क्या होता है ना कि आपका ये इमीटर बेस कलेक्टर का एलिमेंट कुछ इस तरह का होता है. ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ अपने को याद रखना होता है. ठीक है, पहला कि इसमें लेंथ प्रोफाइल कैसा होता है, तो जो कलेक्टर रीजन होता है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, बेस उसके बाद इमीटर होती है, बेस की लेंथ सबसे कम होती है. ठीक है, अच्छा, और जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है आपका इमीटर में सबसे ज़्यादा अपन इलेक्ट्रॉन डोप करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन में होता है, फिर कलेक्टर में होता है, और बेस में सबसे कम होता है. ठीक है, एक चीज़. दूसरा चीज़ अपने को इसमें ये भी माइंड रखना होता है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये पोर्शन में को थोड़ा या एक तो चीज़ आप लोग ये माइंड रखना कि लेंथ प्रोफाइल कैसा होता है, कलेक्टर का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, कलेक्टर पोर्शन का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और डोपिंग सबसे ज़्यादा आपका एमिटर में होता है. राइट, अच्छा, सॉरी डोपिंग कंसंट्रेशन. ठीक है, और ट्रांजिस्टर जंक्शन की जब हम बात करेंगे तो जो आपका ईवी जंक्शन होता है ये आपका फॉरवर्ड बायस होता है. दिस जंक्शन दिस वन इज फॉरवर्ड बायस, एंड जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन होता है ये आपका रिवर्स बायस होता है. ठीक है, आप देखते हैं बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन. एकदम नहीं, एमिटर में सबसे आपका सबसे ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन किसमें होता है, एमिटर में होता है. राइट, ये एकदम गलत हो गया आपका. सेकंड क्या बोला जा रहा है, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी सेम साइज. ये भी नहीं होता है, लेंथ सबसे ज़्यादा कलेक्टर रीजन का सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, फिर एमिटर का सबसे कम बेस साइज किसका होता है, बेस का होता है. बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस. नहीं, एकदम नहीं. ईवी जंक्शन आपका फॉरवर्ड, इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस होता है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आपका क्या होता है, रिवर्स बायस होता है. ये भी गलत हो गया. ये बोल रहा बोथ बोल रहा फॉरवर्ड बायस है. द बेस रीजन मस्ट हैव वेरी थिन एंड लाइटली डोप. या एग्जैक्टली, बेस रीजन में क्या होता है, डोपिंग सबसे कम होता है, और उसका लेंथ भी सबसे क्या होता है, कम होता है. ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. तीसरा आपका क्या हो गया, गलत है सारा. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा इस केस में, the base region must be very thin and lightly doped. Okay, now go to the next problem. Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and density is double? Simple. ठीक है, ओके. सो अपने को यहाँ गिवन है कि फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 1.5 टाइम्स है. तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू मीट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल. राइट, ठीक है, और ये बोल रहा है कि आप जब उसकी वैल्यू को हाफ करोगे तो कितना, तो बेसिकली म्यू डैश इज म्यू बाई 2, दैट इज 0.75 टाइम्स म्यू नॉट. ओके, तो आप जब ये देखो, जब इस दोनों का रेशियो निकालोगे दैट इज म्यू डैश बाई म्यू नॉट, ये आपको 0.75 हो जाएगा, दैट इज लेस देन 1. तो जब आपका जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम होगी, इसका मतलब यही हुआ लेस देन 1, मतलब कि ये गिवन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जब इससे कम होगी जहाँ पे कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका होगा ही नहीं. क्लियर, सो नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस. जब कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, जब किसी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा आपके मटेरियल से, तो कोई करंट फ्लो नहीं करने वाली है. ठीक है, सो द करंट सप्लाई इज 0. आंसर इज 0. ओके ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
When a uranium isotope, this one is bombarded with a neutron, it generate krypton and 3 न्यूट्रॉन। तुमको देखना बताना है इसमें से क्या होगा। ओके, तो सिंपल ये यहाँ पे अपन इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, मास और उसका एटॉमिक नंबर, इसके थ्रू सिंपली चीज आ जाती है। गिवन है यूरेनियम का आइसोटोप है 92-235 विथ बॉम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, सॉरी हाँ ओके, एंड क्रिप्टॉन 36, 3 न्यूट्रॉन एंड यूरेनियम bombarded with 3 न्यूट्रॉन, जनरेट दिस वन। अच्छा हाँ, सो व्हाट इज द एंड। अच्छा, क्रिप्टॉन मिलेगा, 3 न्यूट्रॉन मिलेगा, और अपने को और क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो सिंपली अपन बैलेंस कर लेते हैं। जब आप नीचे बैलेंस करोगे तो कितना होगा, 92 + 0 = 36 + 0। यहाँ पर क्या है, 3 न्यूट्रॉन है, तो 3 × 0 + z। ओके, इस एटॉमिक नंबर हम मतलब एटॉमिक नंबर इसका मास नंबर हम दोनों बैलेंस कर लेते हैं सिंपल, दोनों इक्वेशन, और कुछ नहीं करना होता इस केसेस में। तो 92 + 0 = 36 + 0 + z। तो यहाँ से निकाल तो z = 56 एंड 235 + 1 = 89। और यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स उसका मास हो जाएगा प्लस ए। सो यहाँ से आपकी इक्वी कितना है, 144। देखो कि Z56 और A144 कौन सी इक्वेशन में, Z56 एंड A144 दैट इज इन फर्स्ट पार्ट। ओके, सिंपली इसमें आपको बैलेंस करना था और कोई कुछ नहीं करना था। एटॉमिक नंबर एंड मास को सिंपली आप बैलेंस कर लो, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻20 जूल। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। अच्छा, अब गिवन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻90 जूल होती है। तो एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लोग बोला था कि तो 10⁻20 वोल्ट की कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि उसकी वैल्यू वो आपका एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से निकालो, तो एक्स वोल्ट कितना आ जाएगा, 10⁻20 अपॉन 1.6 × 10⁻90 अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट इट्स वैल्यू 0.06। दिस इज आंसर ठीक करा क्या, हाँ गुड। Now come to the next problem. Two body of mass 4 kg and 6 kg are tied to the end of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration. Simply बोला जा रहा है कि आपके पास एक पुली ब्लॉक, दो ब्लॉक और एक पुली का सिस्टम का अरेंजमेंट है। एक का मास लेफ्ट वाले का मास 4 kg है और राइट वाले का मास 6 kg है। आपको निकालना है कि इसका एक्सेलेरेशन कितना हो। तो जस्ट बिकॉज दिस मास इज कनेक्टेड विद अ पुली, ठीक है, स्ट्रिंग के थ्रू अटैच है, दोनों का मजबूरी है कि सेम एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन वाला कुछ भी नहीं है, तो मान लेते हैं उनका एक्सेलेरेशन ए मान लेते हैं, और सिंपली इस पर लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, फ्रॉम जब आप राइट वाले स्ट्रिंग अप्लाई करोगे तो 6g - t = 6 से लेफ्ट वाले स्ट्रिंग अप्लाई करोगे, क्योंकि लेफ्ट वाले का मोशन ऊपर की तरफ हमने एज्यूम करा है, तो अपार्ट फोर्स को लेंगे पॉजिटिव माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो t - 4g = 4 × इस हिसाब से सेकंड इक्वेशन आप दोनों को सॉल्व करोगे तो टी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2g = 10 है, a = g/5। दिस इज the acceleration through which both the masses will move, that is g/5. Okay, now come the next problem. A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass m is suspended from its free end. Okay, the expression for the Young's modulus H। अच्छा, बोला जा रहा है कि आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ L है, ठीक है। आप इस वायर से जब आप किसी m मास के ब्लॉक को आप अटैच करते हो तो इसका लेंथ में ऑब्वियस बात है इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो अपने को बताना है कि इंक्रीमेंट आने के बाद उसका लेंथ L1 ये लोग बोल रहे हैं कि L1 हो गया, ठीक है। तो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द यंग्स मॉडुलस। अच्छा, सबसे होता है कि व्हाट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली सिंपली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज सिंपली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, राइट। जितना अमाउंट में इसके लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा अपॉन इनिशियल लेंथ, दैट इज डेल्टा बाय एल, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज एफ कितना है, आपने जब अप्लाई करा तो एम जी, एरिया क्वेश्चन तो तो हम लोगों ने ए माना है, अपॉन डेल्टा एल। एल कितना, ये चेंज हो गया जब इसमें आपने एम मास अप्लाई करा, जिसमें फोर्स ऐड करेगा एम जी, तो इसका लेंथ मालूम बोलते हैं L1। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, L1 - L। ओके, यहाँ पुट कर दो सिंपल, तो y = mg, सॉल्व करोगे तो y = mg a × L1 - L। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो किस ऑप्शन में, mg L × a × L1 - L इन फोर्थ ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी आपका एक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, सिंपल थ्योरी से लोग उठा के ला दिए हैं। The average thermal energy for a monatomic gas is K is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एवरेज थर्मल एनर्जी आपका होता है 3/2 kBT होता है। ये सिंपल प्रॉब्लम से एनसीईआरटी से सिंपली लोग लेके आए 3/2 kT। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का आपका वेरिएशन इस तरह कुछ होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इन पावर माइनस अल्फा टी। ये भी आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ऐसा कर्व कुछ आपका ऐसा होता है, ठीक है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। वो था ना बीबी वाला कोई कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो उससे अब हम जब याद करेंगे देखते हैं, तो येलो का कोड होता है 4, वायलेट 7, ब्राउन का टेम्पर 1 यहाँ पे, एंड गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस सिंपली 47 इंटू 10 पावर 1 प्लस माइनस 5% ऑफ टॉलरेंस, राइट। तो यहाँ सब कैलकुलेट, तो आर कितना आएगा 470 ओम, एंड टॉलरेंस कितना आ जाएगा 5%, तो 470 ओम, 470 ओम, ओके, दैट इज ये कितना हो गया, या 4% ohm and 5 is tolerance, okay, ठीक है। Now come the next problem. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent source is half and distance of the screen from the coherent source is double, then the fringe width is, so पहली बात बताओ what is fringe width? Fringe width is basically lambda d upon d. Fringe width in YDC is given as lambda d by d, okay। एंड अब ये लोग बोल रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं कि डी डैश को ये लोग डी को d/2 कर दे रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या कर दे रहे हैं, लोग क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज हाफ कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज लोग डबल बोल दे रहे हैं, ठीक है, डबल बोल दे रहा है। तो देखो, तो इसका फ्रिंज विड्थ आपका चेंज हो जाएगा, तो बीटा डैश इज व्हाट, लैम्डा डी डैश अपॉन डी। तो अब जब डी डैश की जगह पे कैपिटल डी पुट करोगे 2d, और यहाँ पे पुट करोगे d/2, तो जब काट जाएगा ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाता है, 4 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी, दैट इज 4 टाइम्स इट्स फ्रिंज विड्थ, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स, okay। Now come to the next problem. It is the capacitance of a parallel plate capacitor with air as a medium is 6 microfarad. With the introduction of a electric medium, the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of the medium is, okay। सिंपल हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ एयर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऑफ मीडियम कितना होता है, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम ए एप्सिलॉन बाई डी, सिंपल, ठीक है। अब जो इन दोनों का रेशियो दैट इज सी एयर बाई सी मीडियम, तो कितना ए डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन बचेगा, ठीक है। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट कितने गिवन कितना है, सी ऑफ एयर गिवन है 6, कैपेसिटेंस ऑफ इन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज ए मीडियम, जब एयर मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस कितना होगा 6, और जब मीडियम नहीं गिवन होगा विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कोई डायरेक्टिव मीडियम गिवन होगा तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 30, ठीक है। आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8 पॉइंट, सिंपली यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हो। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल केम एज 0.44 × 10⁻⁻10, ठीक है, 0.4 × 10⁻⁻10 किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, ओके। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, सिंपल है, डायमेंशन निकालना था। स्ट्रेस क्या होता है पहले बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है m/l(t-2), m1l1t-2, और एरिया का l² होता है, तो क्या होता है m(l-1t-2), दैट इज l-1t-2 इज इन फोर्थ ऑप्शन। नाउ assume now the next problem, assume that length of the wavelength is 600 nanometer is coming from a star, okay। The limit of resolution of a telescope for the objective has a diameter of 2 मीटर, ओके। तो हम इस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालते हैं, वो होता है आपका 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ओके, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर, तो 600 × 10⁻⁹ करेंगे हम लोग अपॉन डी गिवन था 2 मीटर, ठीक है। देन यू विल कैलकुलेट सिंपली द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज 3.66 × 10⁻⁷, 3.66 × 10⁻⁷, ओके, ओके। अच्छा, ये एक थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था कह सकते हो, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखिए थोड़ा मेरे को अच्छा लगा था कि लाइक नीट वगैरह में कुछ अच्छी प्रॉब्लम भी आते हैं, ठीक है। लाइक अच्छी प्रॉब्लम ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक थोड़े, ये अच्छा प्रॉब्लम था कह सकते हो, हल्का मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ। सो अ सीरीज LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi/3. And if instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi/3 between current and voltage. The power factor of the circuit is, when L is removed, बोल रहे हैं जब, अब अच्छा सिंपल, अब देखो जब सर्किट से आप L हटाओगे, when L is removed, तो सर्किट कैसा कटेगा, बिहेव करेगा एज RC सर्किट, तो उसका tan phi कितना हो जाता है, XC/R एज वी नो, ठीक है। गिवन है यहाँ पर फाई की वैल्यू कितना है, pi/3, दैट इज tan phi/3 इज XC/R। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ एल हम लोग सी को सर्किट से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब आप सी को सर्किट से रिमूव करोगे, सर्किट विल बिहेव एज LR सर्किट, यहाँ पर tan phi क्या हो जाता है, XL/R, अगेन यहाँ पर 5 बोला pi/3, ठीक है, tan pi/3 XL/R, दोनों क्वेश्चन को क्या इक्वल आ गया, दैट मीन्स XL/R इक्वल टू XC/R, दैट इज XL इक्वल टू XC। तो XL और XC जब इक्वल होता है तो क्या होता है, सर्किट आपका क्या होता है, रेजोनेंस में होता है, ठीक है। सर्किट इज इन रेजोनेंस, जब रेजोनेंस में होता है तो इम्पोर्टेंस की वैल्यू होती है आपका रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है, क्लियर, ओके। सो तो यहाँ पे तो पावर फैक्टर क्या होता है इसका, cos phi R/1। जब आपका पावर फैक्टर जब सर्किट रेजिस्टेंस में होगा तो cos phi सिंपली 1 होता है, R/Z इक्वल टू 1, ओके, क्योंकि R/Z क्या आपका इक्वल है। सो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 1। अच्छा,
A short electric dipole has a dipole moment of this one. The electric potential due to the dipole at a point is itna is given the dipole serial line breaking with this. Okay. Now basically we need to find out the electric potential into dipole, right? So आपको given है P की वैल्यू given है dipole moment. ओके, निकालना है 0.6 सेंटीमीटर 0.6 मीटर पे निकालना है, और जो कि आपका कितना एंगल बना रहा है लाइन मेकिंग सीटा विद डायपोल एक्सिस से ही आपका सेक्रेटिंग एंगल बना रहा है. तो एज वी नो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. ठीक है, सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दो. के जगह पर 9 पी गिवन है कॉस 60 अपॉन आर दैट इज 0.6 मीटर का स्क्वायर. तो जब कैलकुलेट करोगे तो वी इज गिवन एज 200 वोल्ट. दिस इज answer 200 volt. Yeah. Now going to the next problem. An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is. अच्छा, हम जानते हैं कि म्यू इक्वल क्या होता है, म्यू इंटू म्यू आर. ठीक है, और म्यू आर क्या होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, राइट. सो सिंपली आप इसमें अप्लाई करो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इन 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4.7, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू गिवन है 599. सो 1 प्लस 599. अब सिंपली कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द म्यू एज द permeability of the material of the rod is 2.4 okay, this is your answer. 2 into 4.4 2 into 4.4 this one, first option. Clear? Acha. Now come to the next portion. A long solenoid of 50 centimeter length having 100 tons carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid is. Okay, तो यहाँ बोला जाए कि अपने को निकाला मैग्नेटिक फील्ड अपना सॉलिनॉइड सेंटर पे कितना होगा. ठीक है, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर सॉलिनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट इनटू एन आई होता है. एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, स्मॉल एन दैट इज कैपिटल एन अपॉन एल. स्मॉल एन इज कैपिटल एन अपॉन एल. ठीक है, n is basically number of turn and L is length or length over which the wire is wounded, right? So n is number of it is number of turn per unit length, right? अच्छा, तो n कितना स्मॉल की वैल्यू कितनी होगी, 1000 टर्न है पूरा प्रॉपर, सॉरी 100 टर्न है, और कितने लेंथ में से आपका लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर. सो स्मॉल एन की गिवन कितनी आ गई 200 टर्न पर मीटर. ओके, अब सिंपली इसमें आप पुट कर दो फॉर्मूले. म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है 4.10 - 7, स्मॉल एन इज 200 टर्न्स एंड आई इज 2.5 एम्पियर. उसके फ्लो करिए, जो आप कैलकुलेट करोगे then you simply get the value of magnetic field at the center of the solenoid is 6.14 into 10 - 4 Tesla. 6.14 into 10 - 4. तो pretty close आंसर इसमें कह सकते हो आप 6.28 ये वाला. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. A charged particle having drift velocity this one in an electric field of this one has a mobility in, मतलब अपने को मोबिलिटी फाइंड करनी है सिंपली. ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होता है आपका वी डिफरेंशिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिंपली. तो मीन्स डिफरेंशिटी गिवन है आपको 7.5 into 10 - 4 एंड यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन 3 × 10 जब कैलकुलेट करें यहाँ पे तो मी की वैल्यू कितना है 2.5 × 10 2.5 × 6. ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius R1 and R2. R1 is 1.5 times R2 through 1 Kelvin are in the ratio. अच्छा, आपको निकालना है कि लाइक दो कॉपर के स्फेयर है. ठीक है, जिसका रेडियस गिवन है दोनों का, कि जब दोनों कॉपर रेडियस को हम लोग ना 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो कितना हीट रिक्वायर पड़ेगा, हम लोग क्यू ने क्यू का रेशियो निकालना है. ठीक है, हमें जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है, क्यू इज एम एस डेल्टा टी. ठीक है, जब मटेरियल सेम है, दोनों स्पेयर सेम है, तो उसका एस क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, तो क्यू ने क्यू का रेशियो क्या होगा. अच्छा, दोनों में आप लोग जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वो भी आपने 1 केल्विन से ही करा सिंपली. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मास का रेशियो होगा वही आपका हीट सप्लाई का रेशियो होगा. ठीक है, तो क्यू ने क्यू इज इक्वल टू m1/m2, राइट. अच्छा, तो दोनों स्फीयर का मास निकालते हैं. मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू. ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू. यहाँ पे क्या पहले स्फीयर के लिए हम लोग यहाँ पे R1 लेंगे, दूसरे स्फीयर के लिए R2 लेंगे. तो रो 4/3 पाई सब दोनों से कैंसिल हो जाएगा. क्या आएगा R1/R2 का क्यूब. R1 यहाँ पे गिवन है 1.5 टाइम्स R2 है, तो 1.5 टाइम्स R2 बाय अपॉन R2 का क्यूब करेंगे. यहाँ पे करेंगे सिंपली, जब कैलकुलेट करोगे तो क्यू ने क्यू इज गिवन एज 27/8, दैट इज 27/8, फर्स्ट ऑप्शन. Now come to the next problem. An electron is accelerated from rest through a potential difference V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is this one, and the potential difference is. अच्छा, सिंपल सी बात है ये भी.
कॉन्सेप्ट एक इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है आपका कि फॉर इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज 12.27 बाई रूट वी एक्सट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, तो लैम्डा इज 12.27, एक्सट्रॉन को हमने पहले मीटर में कन्वर्ट करा 10⁻10 अपॉन रूट वी, एंड लैम्डा गिवन कितना है 1.2272 10⁻2, ठीक है। तो 1.2272 10⁻2 ओके इंटू रूट वी। तो अब यहाँ से सिंपली इसी क्वेश्चन से आप रूट वी की वैल्यू निकालो, तो वी कितना आ जाएगा 10⁻4 वोल्ट, टी वी 10⁻4 वोल्ट। कॉन्सेप्ट रखना है कि लैम्डा इज 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉन होता है, क्लियर। अच्छा ना, अच्छा इसको हमने इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो देख लेना, अगर यूनिट वाइज कन्फ्यूजन होती है बच्चे लोगों को तो अपने और गलतियाँ भी करते हैं, तो अपने को वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर का प्रॉब्लम है, बेसिक है। और टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 मीटर, 0.0099 मीटर, ओके। सो सिंपल डिफरेंस निकालो, तो जो भी आपका आंसर आएगा आपको उसको प्रॉपर जो रूल होता है लिस्ट नंबर ऑफ प्लेस इन डेसिमल पोर्शन के, उसके अकॉर्डिंग, सो आंसर इज 9.98 मीटर। लेकिन अपने को निकालना है थ्री डेसिमल के 2 प्लेस के बाद हम लोग करेंगे, मतलब अपना सेम फिगर टोटल 3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये देखो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। अच्छा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि एक बॉल को आपने इनिशियली क्या करा, इसका एक किसी टावर के हाइट से थ्रो करा है, और उसको आपने थ्रो करा इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। जो ग्राउंड को हिट कर रही होगी उसकी स्पीड उस टाइम कितनी है, मतलब आपने ये बोला यू कितना है 20 मीटर पर सेकंड इनिशियली, जो ग्राउंड को हिट कर रही है तो उसकी स्पीड कितने बोल रहे हैं लोग 80 मीटर पर सेकंड बोल रहा है, ठीक है। अब आपको इस बेसिस पे बताना है कि टावर का हाइट कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस पर लाइक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जो बॉल आपकी फॉलो हो रही है वो उस पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऐड कर रहा है जी, दैट इज टू ग्रेविटी। अपन जानते हैं कि जब कभी किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो उस पर आप लॉज ऑफ मोशन या इक्वेशन मोशन सिंपली आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अप्लाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 आपको पता है वी कितना है, सो अपने को यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन अप्लाई करना था, वी स्क्वायर इक्वल प्लस 2gh। क्यों, क्योंकि एच एक्सेलेरेशन इज जी, दैट इज कांस्टेंट। तो जब कोई आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो हम लोग सिंपल इक्वेशन मोशन अप्लाई कर लेते हैं, सारे केसेस में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब कांस्टेंट नहीं होगा तो अपने को फिर जाना पड़ेगा बेसिक से थ्रू, दैट इज वी इज डी एक्स बाई डी टी, ए इज वी बाई डी टी, एंड ए इज ऑल्सो वी डी बाई डी एक्स, इसके थ्रू अपन करते हैं। फिर हल्का अपन हम लोग को थोड़ा बहुत इंडिकेशन करना पड़ता है, फिर अपन सिंपली आंसर तक पहुँचते हैं, ठीक है। सो हाँ, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर कितना 80 स्क्वायर, यू स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2gh, 2 इंटू 10 टू एच, सिंपली आप इसमें अप्लाई करो, एंड जब अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से आपकी कैसी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 300 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर, आंसर 300 मीटर। Now, move on to the next problem, and this is a capillary tube of radius r is immersed in a water, and water rises it to height h. Okay, the mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2 r immersed in water, the mass of the water will be in the tube is। अच्छा, मतलब अपने को बोला जा रहा है कि आपका लाइक दो कैपिलरी की बात करें, एक का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस 2 r बोल रहे हैं, दोनों को अपने को राइज करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट होता है, जो राइज वाटर का जो हाइट होता है, हम उसको कैसे निकालते हैं, सरफेस टेंशन का फोर्स और जो वाटर उस कॉलम में जो वाटर होता है उसके वेट को दोनों बैलेंस करता है, ठीक है। उससे अपने को अपन हाइट निकालते हैं, जो हाइट की वैल्यू आती है वो आती है 2t cos थीटा अपॉन आर जी, टी सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एच जो है आपका रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। एच ही बेसिकली इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो आप H1 H2 क्या हो जाएगा आपका R2 बाई R1, सो H बाई H2, पहले का तो H1 को पता है, उसका रेडियस कितना है 2r है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखा जो दूसरा कंटेनर जो होगा उसका हाइट क्या होगा, H की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा, H2 बेसिकली H बाई 2 ना, H2 इक्वल टू H बाई 2, ओके या। अब देखो मास क्या होता है, मास बेसिकली सिंपली डेंसिटी वॉल्यूम, वॉल्यूम इज पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे पाई स्क्वायर एच, बेस एरिया इनटू हाइट, राइट। अच्छा, तो जब दोनों का हम लोग मास का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर इसका दोनों का पाई रो डेंसिटी दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच वन अपॉन पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू, ठीक है। तो देखो आर वन बाई आर टू स्क्वायर इंटू एच वन एच टू स्क्वायर, सिंपल। तो आर वन आर टू गिवन है 2 टाइम्स होता है रेडियस, तो हाइट और हाइट कितना हो जाता है दूसरे का एच बाई 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। जब आप सिंपली कैलकुलेट करोगे तो विल इजिली कैलकुलेटाइज एम टू इक्वल टू, जब सबका वैल्यू पुट कर दोगे आर वन इक्वल टू आर एंड
R2 इक्वल टू 2R1 एंड H2 इक्वल टू H/2। तो सिंपल जो आपका मास का वैल्यू आता है M2 इक्वल टू 10 ग्राम। दूसरे वाले जो रेशियो में वो मास कितना होगा 10 ग्राम होगा। कुछ नहीं था, बस देखना ये था कि आपका कैपिलरी राइज में जो हाइट होता है उसको फॉर्म 2T का RG होता है। तो हाइट जो होता है वो आपका रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बेसिस पे आप हाइट और रेशियो का दोनों का ये रेडियस का रेशियो निकालो और सिंपली आप उसके थ्रू मास निकालो। कैसे? वॉल्यूम के थ्रू। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दोनों का रेशियो ले लो, सिंपल था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है a resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balance 10 ohm resistance in the right gap at the point which divided the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is। अच्छा, तो अपना कुछ अरेंजमेंट इस तरह कुछ होगा। जब आप स्विच क्लोज करोगे, ठीक है, तो पहले अपने को ना ये वाली लेफ्ट की तरफ जो रेजिस्टेंस अपने को वो अननोन है, वो पता नहीं कितना है। ठीक है, ये गिवन है 10 ओम है और यहाँ पे अरेंजमेंट गिवन है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, ये इसका बैलेंसिंग लेंथ है। ओके, अच्छा, तो देखो इनिशियली क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना कि मीटर बेज एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे ना, लाइक x/10 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से आपके एक्स वैल्यू कितने पहले आके 15 ओम है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस 15 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग आपका 1.5 मीटर लेंथ है। इस 15 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 1.5 मीटर लेंथ है। तो 1 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ होगा? 1.5/15। ठीक है, ये मुझे पूछा गया। द लेंथ ऑफ द डिस्टेंस वायर इज 1.5 ओम, देन द लेंथ ऑफ द 1.5 ओम द डिस्टेंस वायर इज, मतलब 15 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग ये लोग बोल रहे हैं 1.5 ओम है। सॉरी, 15 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग 1.5 मीटर का लेंथ है। तो 1 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ होगा? ठीक है, सो इज बेसिकली 1 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज लास्ट प्रॉब्लम। ये आपका एक सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है, तो उस टेबल के बेसिस पे प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, देखो फॉर द लॉजिक सर्किट सोन द ट्रुथ टेबल इज। अच्छा, हम लोग ने माना यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे ए माना, ठीक है, यहाँ पे बी माना, इनपुट में लोग ए और बी माना। ठीक है, ये आपका नॉट गेट है, यहाँ पर क्या मिलेगा ए नॉट ए बार, यहाँ क्या मिलेगा यहाँ पे बी बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका कौन सा गेट है? नॉट गेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ए बार प्लस बी बार मिला अपने को, और यहाँ पे फिर से एक आपका एक नॉट है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ये जिसमें मिलेगा। आप जो इसको एक्सप्लेन करोगे, ओपन करोगे तो डी मॉर्गन्स लॉ, तो अपने क्या मिलेगा? ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ठीक है, तो डबल ए बार मतलब बार के फिर से बार क्या आएगा? वो सिंपली आपको फिर से ए डॉट बी आ जाएगा। तो ए डॉट बी किसका होता है? एंड गेट का होता है। तो आपको कौन सा गेट फाइनली आपको मिलेगा अपने को? ये कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा अपने को? मिलेगा एंड गेट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो एंड गेट में क्या होता है? देखो जब हमका इनपुट 0 0 होता है तो आउटपुट 0 मिलता है। जब दोनों इनपुट करेक्ट होगा तो आपको फाइनली आपको 1 मिलेगा। जब दोनों का इनपुट 1 1 होगा तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो देखना है इसके कि कौन सी केस में सेटिस्फाई होगा। ये आपका 1 होगा ना, दिस वन इज 1। ओके, देखना है किस केस में 1 1 1 1 1 0 है इसमें, 1 0 है इसमें, 1 1 इसमें है। ठीक है, नहीं ये करते ये फर्स्ट, so first one is correct। okay, so this is all about NEET paper of 2022 ऑफिस पेपर। ओके, इस प्रॉब्लम रिगार्डिंग किसी प्रॉब्लम यदि कोई भी डाउट हो या कुछ भी इशू हो रहा है देन प्लीज लेट मी नो। ओके, आई विल ट्राई टू फिगर आउट ऑल दोस डाउट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, और हम लोग ये लाइक नीट पेपर का एक सील लेके आए हैं। हम लोग धीरे धीरे करके सारे लाइक प्रीवियस ईयर का फीस का सॉल्यूशंस में हम लोग धीरे धीरे करके डालने वाले हैं। ओके, देन सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस देन। ओके, एंड मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा कुछ होता है। ओके, एंड इस अच्छा वन मोर थिंग, इस प्रॉब्लम में इस पूरे प्रॉब्लम में लाइक 45 प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग भी जस्ट डिस्कस करें। तो किसी प्रॉब्लम में कोई भी इशू हो रहा है देन प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू फिगर आउट ऑल दोस आउट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, देन टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।